बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर है? आवाज और स्क्रीन ऑल इज डन। तो फिर सब्सटेंटिव के ऊपर कुछ कुछ यकीन आया, कुछ कुछ भरोसा आ गया कि यार हम लोग अब ये बना सकते हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दें, ग्रुप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है और कौन जाए। कल हम लोगों ने IAS 16 के सब्सटेंटिव बनाए थे नॉन करंट एसेट्स के, और हमें गेम समझ आ गई, हमें मछलियां पकड़नी आ गई, हमें गेम समझ आ गई कि भाई करना क्या है। तो नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में से कोई सवाल, कोई परेशानी? आप लोगों ने खुद से बनाए थे, मैंने आपसे कहा था कि इसको खुद से भी टेस्ट कीजिएगा। जी, क्या खुद से बनाए या नहीं बनाए? और अगर नहीं बनाए तो उसका मतलब है कि आपने फिर खुद के साथ जुल्म किया। रीकैलकुलेशन में और री परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है? रीकैलकुलेशन इज के मैनेजमेंट ने आपको एक डाटा प्रोवाइड किया और आपने उस डाटा की मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की। आपने मैनेजमेंट से कहा कि यार मुझे लग रहा है कि तुम्हारे प्लस में मसला है। आपने जेब से कैलकुलेटर निकाला, चीजों को एड लेस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और रिजल्ट वेरीफाई कर दिया। दैट इज रीकैलकुलेशन। री परफॉर्मेंस इज के आपने उनके काम को चेक करने के लिए खुद से वही काम री परफॉर्म किया। मैनेजमेंट ने आपको कहा था कि सर हमने हमने अपने कस्टमर्स को ये वाली चीज इस तरीके से सेल की है कि वो अब हमें रिटर्न नहीं करेंगे। आपने कहा अच्छा मुझे दिखाओ, मैं भी यही काम करने को तैयार हूं। आपने उनकी अजर्शन को चेक करने के लिए उनका किया हुआ काम खुद से परफॉर्म किया। फिर जाके आपको अंदाजा हुआ कि वो लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बेसिकली यू आर स्टेपिंग इनटू द बूट्स ऑफ योर क्लाइंट। आपने उनकी जूती पहन के उनका काम किया ताकि आप उनके काम पे रिलायंस हासिल कर सकें। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपने एक एरिया इंटरनल ऑडिटर को दिया था और आपने कहा था कि यार ये एरिया चेक करो। उसने काम करके आपको रिपोर्ट दी। आपने कहा मुझे तुम पे तो रिलायंस है, आओ जरा मैं खुद से ये काम करके देखता हूँ कि आप वाकई में मेरा रिजल्ट भी वही आता है जो कि तुम्हारा रिजल्ट है। तो आपने री परफॉर्म किया। और रिकैलकुलेट क्या है कि आपने उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की। आपके छोटे भाई ने आपको एक सवाल सॉल्व करके दिया, आपने बैठे बैठे कैलकुलेटर के ऊपर प्लस माइनस किया और जवाब निकाल लिया। दैट इज रिकैलकुलेशन। आपने कहा तुमने किया ही गलत है, कागज पेंसिल लाओ मैं खुद करके देखता हूं। दैट इज री परफॉर्मेंस। बात समझ आ गई? तो नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हम लोगों ने कल कवर किए थे। आज जरा इनटेंजिबल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या IAS 38 आता है?
क्योंकि अगर IAS 38 नहीं आता तो फिर ये एरिया डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। चलो जी, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ, इस तमन्ना के साथ, इस अपनायत के साथ कि आपको IAS 38 आता है, हम उसको शुरू करते हैं जी। ऐसे ही है, IAS 38 के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स याद रखिएगा। IAS 38 में 3 तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं। 3 तरह की चीजें मिल सकती हैं जिनके आपको सब्सटेंटिव बनाने पड़ सकते हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट कॉस्ट। Number 1 is development cost. Number 2, purchased goodwill. Or number 3 is other intangibles except above. अगर तो सवाल आपको स्पेसिफिक गाइडेंस दे रहा है कि भाई डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर सब्सटेंटिव बना के दें, तो आपने कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर ही रहना है। अगर सवाल में गुडविल खरीदी जा रही है तो आपने सिर्फ गुडविल के खरीदने के सब्सटेंटिव बनाने, और अगर सवाल जेनेरिक है, किसी और इंटेंजिबल से आए हैं, तो आपने फिर अदर इंटेंजिबल्स के सब्सटेंटिव बनाने। यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं, जो मेथड हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना, असर्शंस वाला, नॉर्मली क्या होता है कि जब एक सवाल आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, इवन 5 नंबर्स के लिए, तो वहां पे आप कोशिश करते हैं कि उसको असर्शन बाय असर्शन लेके चला जाए। बट जहां पे आपको मार्क्स कम है, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर के लिए आपसे पूछे जा रहे हैं सब्सटेंटिव, तो फिर आप कोशिश करें कि वहां पे हेडिंग्स ना बनाएं, उसको बुलेट फॉर्म में तोड़ के लिख दें। बनाना चाहें तो बना लें, मगर कम नंबरों के लिए वो अप्रोच रिकमेंडेड नहीं है। ठीक हो गया। आइए जरा अब देखते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट कॉस्ट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। मेरा आपसे पहला सवाल है, ये डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है? पहले मुझे ये बताइए ना, व्हाट इज डेवलपमेंट कॉस्ट? IAS 38 तो आपको आता है। डेवलपमेंट कॉस्ट किसे कहते हैं? वो खर्चा जो कि हम लगाते हैं किसी एसेट को, किसी इंटेंजिबल एसेट को बनाने में, ठीक है? यानी कि वो कॉस्ट जो कि हमारी लग रही है, कॉस्ट टू डेवलप इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, ऐसा ही ये कहना चाह रहे हैं? क्या डेवलपमेंट कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज करता हूं? क्या मेरी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है? बिल्कुल, मेरी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। तो इसमें मेन रिस्क हमेशा क्या होता है डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर? अगर आपने IAS 38 के अकाउंटिंग के सवाल किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ मेरी बात याद आएगी। उन सवालों में मेन रिस्क क्या होता था? एंटिटी कौन सा काम गलत कर रही होती थी?
एंटिटी कौन सा काम गलत कर रही होती थी डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर? एक चीज होती थी वहां पे रिकग्निशन क्राइटेरिया। तुम्हें याद हो कि ना हो, हमें याद। क्या होता था? 6 पॉइंट्स का रिकग्निशन क्राइटेरिया। हम डेवलपमेंट कॉस्ट को उसी वक्त रिकॉग्नाइज करते हैं जब ये क्राइटेरिया मीट हो रहा हो। क्या मैंने गलत बात तो नहीं कर दी? IAS 38 क्या कहता है कि इंटेंजिबल एसेट जो कि डेवलपमेंट के थ्रू हो रहा है वो उसी वक्त रिकॉग्नाइज होगा जब ये 6 क्राइटेरिया मीट होंगे। चलिए फिर मुझे ये भी बता दें कि ये 6 क्राइटेरिया कौन कौन से थे। नंबर 1, चलिए शुरू मैं कर देता हूं। ये रिलायबली मैयर हुआ हो। फ्यूचर में मुझे बेनिफिट दे रहा हो और और इंटेंशन हो कंप्लीट होने की, टेक्निकली फिजिबल हो, फिजिबिलिटी हो उसकी, और कंपनी एबल हो कि वो उसको इस्तेमाल कर सके या उसको बेच सके, एबिलिटी टू यूज और सेल। और ये हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा वो हमने लिख लिया। कौन सा पॉइंट मिस कर गए हम लोग? रिसोर्सेज। कंपनी के पास एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। क्या मैं ये सारी कंडीशंस मीट होने पे डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉग्नाइज करता हूं, या एक आधी मिस भी हो तब भी चलता है काम? क्या यहाँ पे और आना है एंड के ऊपर या एंड आना है एंड के ऊपर? पता है ना और एंड में फर्क है। जब हम सेकंड लास्ट बुलेट के बाद एंड लगाते हैं इसका मतलब है कि सारा, और जब और लगाते हैं इसका मतलब है कि कोई सा। तो ये एंड है, ये सारा मीट होगा तब जाके मैं डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। क्या डेवलपमेंट कॉस्ट की एग्जिस्टेंस को मैं छू के वेरीफाई कर सकता हूँ? अगर मुझे उसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है तो क्या मैं उसको टच करूं? नहीं। तो मैं कैसे इसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई करूं? मैं किस तरीके से इसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर सकता हूं? क्या कहूं कंपनी से मुझे क्या प्रोवाइड करें? उन इंजीनियर्स की, उन डेवलपर्स की रिपोर्ट प्रोवाइड करें, उन इंजीनियर्स की, उन डेवलपर्स की रिपोर्ट प्रोवाइड करें जो कि मुझे यकीन दहानी करवा रही हो कि ये सारे के सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो मीट हो रहे हैं। मैं इंक्वायर करूं उन एक्सपर्ट से, उन इंजीनियर से, उन डेवलपर से जो कि ये इंटेंजिबल डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको टच करके तो नहीं देख सकता। तो एग्जिस्टेंस की वेरिफिकेशन समझ आए। मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, उनको बनता हुआ देख सकता हूं, और मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं डॉक्यूमेंट्स
इनवॉइसेस जो कि इस्तेमाल हो रही हैं, जो चीजें ये लोग मंगवा रहे हैं, क्या वाकई में उस इंटेंजिबल के लिए मंगवाई जा रही है? जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, क्या वो उसी इंटेंजिबल के लिए हैं? तो इसके लिए मैं उन इंजीनियर से रब्ता करूंगा, कंपनी वालों से पूछूंगा। बात समझ आ गई? कंप्लीटनेस के लिए मुझे बताइए, क्या इसका भी कोई स्केड्यूल, कोई रजिस्टर होता है डेवलपमेंट कॉस्ट का? कहीं ना कहीं एंटिटी उसको नोट डाउन कर रही होती है कितना खर्चा हो गया। इंटेंजिबल्स का स्केड्यूल होता है। डॉक्यूमेंटेशन होती है। जितने साइंटिस्ट वहां पे मौजूद हैं उन्होंने कोई नोट्स बनाए होंगे, कोई डिस्कवरीज की होंगी, उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा उनके पास। तो उनसे वो मांग के हम लोग कंप्लीटनेस को इंश्योर कर सकते हैं, जस्ट लाइक पीपी। अच्छा, वैल्यूएशन एलोकेशन, मुझे बताइए ये जो 6 क्राइटेरियाज IAS 38 ने बताए हैं, अगर मैं इन 6 के 6 क्राइटेरियाज के शुरू में लगा दूं वेरीफाई, चेक, एनालाइज, असेस, इस तरह की अगर मैं वर्डिंग्स यूज कर दूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 6 के 6 क्राइटेरियाज मेरे 6 के 6 प्रोसीजर्स बन जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं असेस करूं कि क्या कंपनी के पास उतने रेलेवेंट फंड्स मौजूद हैं डेवलपमेंट कॉस्ट को मजीद आगे लेके जाने के लिए। मैं एंटिटी से इंक्वायर करूं कि क्या उनकी नीयत यूज करने की है या सेल करने की है। मैं इंस्पेक्ट करूं तमाम डॉक्यूमेंट्स, फोरकास्ट जो कि इन्होंने बनाए हैं, इस नीयत के साथ कि ये एसेट मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा। मैं मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकता हूं कि क्या आपकी नीयत इस एसेट को कंप्लीट करने की है या नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एडिक्वेट टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, कहाँ हैं, कितने हैं, उसको मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं, मैं इंक्वायर कर सकता हूं। तो एंटिटी ने तो हमें बता दिया कि भाई ये 6 कंडीशंस है, मुझे इन 6 की 6 कंडीशंस को वेरीफाई भी तो करना। तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने इसके आगे वेरीफाई, असेस, इंस्पेक्ट, इंक्वायर जोड़ दिया और मेरे 6 के 6 प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली बन के मेरे सामने आ गए। अच्छा, कंप्लीटनेस के केस में जब उन्होंने मुझे डाटा प्रोवाइड किया, आपको लगता है कि कल को वो लोग मुकर सकते हैं? कंप्लीटनेस में एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जो डिटेल वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं शायद वो मुकम्मल नहीं है। तो मुझे कैसी श्योरिटी और किस तरह ये श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि ये जो डाटा मुझे दिया जा रहा है ये कंप्लीट है? क्या करूं, किस तरीके से ये श्योरिटी लूं उनसे? ऐसा कौन सा प्रोसीजर मेरे पास एक छुपा हुआ होता है जो कि मैं जेब से निकाल के उनसे कहता हूँ कि भाई इस पे लिख के दें? यस, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा उनसे, मैं उनसे रिटन में लिखवा लूंगा। तो हमारी एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी वैल्यूएशन समझ आई। डेवलपमेंट कॉस्ट में एक और भी खर्चा होता है। अगर मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक और भी कॉस्ट इनकर होती है और अक्सर वो दोनों कॉस्ट आपस में मिक्स हो रही होती है। जरा मुझे दूसरी कॉस्ट का नाम बताएंगे? रिसर्च कॉस्ट। अगर ये 6 क्राइटेरियाज पूरे नहीं हो रहे तो क्या वो एसेट, वो इंटेंजिबल, अगर ये 6 क्राइटेरियाज पूरे नहीं हो रहे तो क्या वो डेवलपमेंट कॉस्ट में काउंट होगा या रिसर्च में काउंट होगा?
और अगर उन्होंने रिसर्च कॉस्ट को डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना दिया या वाइस वर्सा कर दिया, तो क्या ये सही अकाउंटिंग है या गलत अकाउंटिंग है? तो क्या मुझे उनसे ठीक करवानी चाहिए? तो क्या मुझे ये याद करने की जरूरत है जब आपको IAS 38 आता है तो क्या अब ये मैं क्रैम करूं? मेरी कॉमन सेंस है, मेरी क्या है, कॉमन सेंस। आप प्रैक्टिस करें, बेशुमार करें। अच्छा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट हो रही है ये मेरे ही एसेट के ऊपर हो रही है, ये मेरे ही नाम पे है। कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसपे नाम लिखा आ रहा होगा हमारी कंपनी का? डेवलपमेंट कॉस्ट उस एसेट पे होती है ना जो कि इंटरनल बन रहा है, हमने कहीं से परचेज तो किया ही नहीं। तो जो साइंटिस्ट, जो एक्सपर्ट्स, जो इंजीनियर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, उनके पास जो जो डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन हो रही हैं, मिनट्स देख लेंगे मीटिंग के जहां पे लिखा होगा कि हमने ये सॉफ्टवेयर अपने लिए डेवलप करवाना है, ओनरशिप लेटर उनसे लिखवा सकते हैं, लाइसेंस अगर है तो वो लाइसेंस देख सकते हैं कि भाई क्या ये हमारे ही नाम पे है या नहीं, क्या हमें ये लाइसेंस है इस चीज को बनाने का या नहीं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट देखा जा सकता है। वेरी गुड। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन में मैंने आपसे कहा था कि वही गिनी चुनी बातें आपने बार बार रिपीट कर देनी है। क्लासिफिकेशन इसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सही एरिया में क्लासिफाई हो गया है? क्या डेवलपमेंट कॉस्ट को नॉन करंट एसेट का पार्ट बनाया जा रहा है या उसको एक्सपेंस में दिखाया जा रहा है? दिस इज क्लासिफिकेशन। और प्रेजेंटेशन क्या है? डिस्क्लोजर्स, कि जो जो डिस्क्लोजर्स आने चाहिए थे क्या सारे आ रहे हैं, क्या कोई मिस तो नहीं हो गया? चले आ तो सारे ही रहे हैं मगर उनकी वर्डिंग सही है, क्या वो वर्डिंग्स प्रॉपर है, क्या उन्होंने गलत बात लिख तो नहीं दी? तो क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन में वही 3-4 बातें आपने बार बार रिपीट कर देनी है। इस केस में भी डेवलपमेंट कॉस्ट में कोई सवाल? डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर कोई सवाल? जी, डेवलपमेंट कॉस्ट फेल होगी। अपना अपना माइक देखने, एकदम से किसी का माइक ऑन हो रहा है, आई डोंट नो हु। जी, किसी भाई को मसला डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ अगर है तो अभी डिस्कस कर लें। डन है, आगे चलूं? ओके, परचेज्ड गुडविल, वो गुडविल जो कि मैंने मार्केट से खरीदी है, परचेज की है, ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको डील करता है? परचेज्ड गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? क्या कंसोलिडेशन आती है? क्या कंसोलिडेशन आती है? कंसोलिडेशन में क्या होता है? एक कंपनी, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के शेयर्स परचेज करती है, और जब उसने शेयर्स परचेज कर लिए हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो गुडविल खरीद रही होती है।
गुडविल परचेज कर रही होती है। तो जब गुडविल परचेज होती है तो क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी को कोई कंसिडरेशन ट्रांसफर करती है? तो पहला मेरा प्रोसीजर क्या होगा कि मैं वेरीफाई करूंगा कि कितनी अमाउंट दी गई है एज कंसिडरेशन। क्या प्रॉपर अमाउंट दी है, जितनी बनती है उतनी दी है, या जुल्म कर दिया किसी के साथ? अब आप जरा अपने दिमाग के अंदर कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट्स लेकर आए। फिर मुझे क्या देखना चाहिए, मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर किए, कितना पैसा पे किया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने एक्वायर किए, और क्या होता है, और क्या होता है, एक्विजिशन डेट क्या थी, किस डेट पे मैंने वो शेयर्स खरीदे, एक्विजिशन डेट क्या है और रिपोर्टिंग डेट क्या है, ये वेरीफाई करना पड़ेगा। जो शेयर्स परचेज कर रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, ये देखना है मुझे। और और क्या गुडविल एक तरीके से बनती है या दो तरीके से हम लोग निकालते हैं? और जरा तरीके का नाम भी बताइएगा, किन किन तरीकों से गुडविल निकाली जाती है? एक होता है फुल गुडविल मेथड, एक होता है प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड। तो क्या मुझे ये देखना है कि कंपनी कौन सा वाला मेथड फॉलो कर रही है, क्या फुल गुडविल कर रही है या प्रोपोर्शनेट गुडविल कर रही है? अगर सवाल ने नहीं बताया तो क्या मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला मेथड फॉलो किया जा रहा है? अच्छा, ये मेथड क्या इन्होंने रैंडम बेस पे सिलेक्ट किया होगा या शुरू में किसी जगह पे डिसाइड हुआ होगा? क्या ये मेथड रैंडमली सिलेक्ट किया है या शुरू में किसी जगह पे किसी पॉइंट पे एक्विजिशन से पहले कंपनी ने डिसाइड किया होगा कि हम इस कंपनी को परचेज करने जा रहे हैं और हम लोग गुडविल का ये वाला मेथड रखेंगे? तो डिसाइड कहाँ पे हुआ होगा, किसी मीटिंग में हुआ होगा? क्या उस मीटिंग के मिनट्स बने होंगे? क्या उस मीटिंग के मिनट्स बने होंगे? क्या मैं वो मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूँ कि भाई आपने ये जो फैसला किया था जरा इसके बारे में मुझे मजीद डिटेल बताएं? ये जो फुल गुडविल मेथड के थ्रू वर्किंग करके इन्होंने गुडविल निकाली होगी, प्रोपोर्शनेट के अंदर वर्किंग करके जो गुडविल निकाली होगी, क्या मैं इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकता हूँ कि गुडविल की वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही? तो क्या मैं यहाँ पे रिकैलकुलेट कर सकता हूँ? क्या गुडविल की वर्किंग कंपनी वालों ने की होगी या उन्होंने बाहर से किसी नुमाइंदे को बुलाया होगा, किसी एक्सपर्ट को बुलाया होगा, किसी वैल्यूअर को बुलाया होगा? क्या कोई वैल्यूअर आया होगा चीजों को असेस करने के लिए? वैल्यूअर आया होगा। तो क्या मुझे वैल्यूअर की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसकी इंडिपेंडेंस, इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने की जरूरत है या नहीं? ये जो वैल्यूअर उन्होंने बुलाया है, इस वैल्यूअर की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, वो कितना इंडिपेंडेंट है, वो कितना अपने काम को लेके ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें मुझे वेरीफाई करनी है। अच्छा, जब मैं गुडविल निकालता हूं तो क्या एनसीआई को कंसिडर किया जाता है?
पता है ना एनसीआई क्या होता है? क्या क्या होता है एनसीआई? इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या इस एनसीआई की वैल्यू, क्या इस एनसीआई की वैल्यू जो मैं फुल, ये जो मैं गुडविल निकालने में ले रहा होता हूँ, ये वैल्यू मुझे कौन देता है? क्या कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं या कोई वैल्यूअर आके निकाल के दे रहा होता है? कंपनी वाले वैल्यूअर को अपॉइंट करते हैं, वो वैल्यूअर आके मुझे एनसीआई की वैल्यू दे रहा होता है। तो अब अगेन एनसीआई की जो वर्किंग है मुझे वो भी चेक कर लेनी चाहिए। एनसीआई की वर्किंग को मुझे चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें हवाई हैं, और इन हवाई चीजों को पक्का करने के लिए मैं मैनेजमेंट से लिखवा लूं क्या कि जो ये लोग कह रहे हैं वो वैसा ही है और गलत नहीं है, ताकि कल को ये लोग पार्टी ना बदल लें। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उनसे ले लूं कि भाई जो जो अजम्पशंस, जो जो टूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो प्रॉपर है, और ये लोग हमारी ही डायरेक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या मेरी गुडविल इम्पेयर होती है? क्या मेरी गुडविल इम्पेयर होती है? तो क्या मुझे इम्पेयरमेंट के लिए इम्पेयरमेंट की टेक्निक्स आनी चाहिए? जो गुडविल इम्पेयर्ड है, जो इम्पेयरमेंट आई होगी, क्या वो इम्पेयरमेंट मैं रीकैलकुलेट करके चेक कर सकता हूँ? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के अंदर जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा हूँ और मैं गुडविल निकाल रहा हूँ, तो क्या ये किसी जगह पे लिखा होगा या मैं बस एक रजिस्टर पे बैठ के एक्स ने वाई को परचेज कर लिया और ये हो गया वो हो गया वैसे कर रहा हूँ? नहीं, एक प्रॉपर डीड बनी होगी जिससे मेरे वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वाला असर्शन वेरीफाई हो रहा होगा। तो अब अगर आपसे आके आप पूछ ले कि भाई परचेज गुडविल के सब्सटैंटिव बना के दें, तो क्या बना लें? मसला तो नहीं आएगा? जी, प्रिपेयर कर लेंगे। ओके। अदर इंटेंजिबल्स। अदर इंटेंजिबल्स यानी कि डेवलपमेंट कॉस्ट और परचेज गुडविल से हटके ये जो अदर इंटेंजिबल्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं इनके वही सब्सटैंटिव है जो कि हमने कल बनाए थे, बस आपने डेप्रिसिएशन के वर्ड को अमोर्टाइजेशन के वर्ड से रिप्लेस कर देना है, तो मैंने गलत तो नहीं कहा? इसकी एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? डॉक्यूमेंट देख के। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेम मेथड्स होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल होता है, एक वैल्यूएशन मॉडल होता है। इम्पेयरमेंट का तरीकाकार वही है। एडिशंस अगर आपने करने हैं तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट के थ्रू आ रहे होंगे या आप कोई नया इंटेंजिबल मार्केट से परचेज कर रहे होंगे। जब आप किसी इंटेंजिबल को डिस्पोज करते हैं तो डिस्पोजल के जो प्रोसीजर्स है वो वही है जो कि हमने कल पीपी के पढ़े थे। अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट करके देख लें, वहां पे भी सेम मेथड्स हैं और फॉर्मूला जजमेंट अजम्पशन की बेस पे चल रहा होता है। एक्टिव मार्केट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक किया जा सकता है। तो गेम ये है कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है ना, तो आप कुछ ना कुछ सब्सटैंटिव आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी वाली असर्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। जो वैल्यूएशन वाली असर्शन है उसमें सारी बातें अकाउंटिंग की है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के अंदर आपने वो डॉक्यूमेंट देखना है जो कि आपको बता रहा है कैसेट आपके नाम का है या नहीं है।
क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन के अंदर वही 3 बातें बार बार रिपीट होंगी। कंप्लीटनेस के अंदर मैं मैनेजमेंट से डाटा लेके उसको चेक कर दूंगा, और एग्जिस्टेंस के अंदर या तो मैं फिजिकल जाके इंस्पेक्ट कर लूंगा, या अगर कोई इनटेंजिबल है तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। तो दिस इज द गेम। अब मुझे ये याद नहीं करने, मेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना चाहिए, और मैं खुल के लिख सकता हूँ। पेपर के अंदर हर बच्चे के सब्सटैंटिव अलग होंगे, बहुत ही कम मैच कर रहे होंगे जब तक आपने किसी को चीट ना किया हो। तो सब्सटैंटिव की जो मार्किंग है ना, ये प्रेजेंटेशन पे डिपेंड कर रही है, ये आपकी लॉजिकल लिंकिंग पे डेवलप कर रही है, डिपेंड कर रही है। ये वाली बातें समझ आ रही है जो मैं भी कर रहा हूँ? तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर 2 ही एरियाज हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। हम लोगों ने दोनों एरियाज को कवर किया। तो टेक्निकली चैप्टर 8 आपका खत्म हो चुका है। एम आई क्लियर? मैं चाहता हूं कि इसके पास जब इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद करें, मतलब कुछ तो करें खुद। किससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं कर सकता हूं, मुझे वो कॉन्फिडेंस लेकर आना है। आपने कोई मसला आएगा तो मैं हाजिर हूं, मैं करवा भी दूंगा, मगर पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें। एक दफा अपनी प्रैक्टिस इस पर खोलें ताकि आपका हाथ साफ हो। मैं करवा दूंगा, 10 मिनट लगाऊंगा, पूरा हो जाएगा, मगर वो 10 मिनट कम बेनिफिशियल है उससे कि आप उसके ऊपर 1-2 घंटे लगाए। और मजे की बात बताऊं, इस चैप्टर में से सिर्फ 3 सवाल आए हैं, और जब 3 सवाल हैं तो यार ये तो आपको खुद से करने चाहिए। पर हेडिंग 2 या 3, और अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो वहां पे 5-6। तो इसके पास पेपर्स को खुद से पहले ट्राई करें, नहीं होते तो मुझे बताइए, ग्रुप में बताइए, उसको डिस्कस करते हैं, मगर पहले खुद करें। अदरवाइज मैंने एक दफा करवा दी तो आप कहेंगे सर ये तो बस हो गया, अब हमें खुद से करने की जरूरत नहीं। ठीक, ओके। एक नया एरिया चैप्टर 9 शुरू करते हैं, और चैप्टर 9 में जो हमारे पास करंट एसेट्स का ढेर लगा हुआ है उसमें से एक एरिया पकड़ते हैं। एरिया है क्या ले क्या ले क्या ले, एरिया ले लेते हैं कैश, कैश का एरिया। आइए जरा मेरे साथ कैश के सब्सटैंटिव बनाए। कैश, कैश मेरा क्या है? करंट एसेट। एसेट है, इसका मतलब है कि ये बैलेंस शीट के आइटम है। अच्छा, बैलेंस शीट के आइटम है, इसका मतलब है कि जो मेरे पास प्रोसीजर्स आने चाहिए वो नंबर 1 होना चाहिए एग्जिस्टेंस, फिर कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, एलोकेशन, राइट्स, ऑब्लिगेशन, और एंड पे क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन। एग्जाम में सवाल आया, मैंने हेडिंग खोल दी और नीचे स्पेस दी थी। अब मैंने 1 बाय 1 बनाने स्टार्ट कर दिया। कैश मेरा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? अब आप लोग बताएंगे, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं आपका दिमाग यहाँ पे ओपन करवाना चाह रहा हूँ। कैश को जाके फिजिकली काउंट करके
फिजिकल चेक कर लो, फिजिकल काउंट कर लो, बेहतरीन होगी। एग्जिस्टेंस का प्रोसीजर बंद कर। ये जो कैश है ये कंप्लीट है या नहीं है, हाउ कैन आई वेरीफाई दिस? जो कैश मुझे दिया जा रहा है वो पूरा कैश है और इसके अलावा कोई और कैश एग्जिस्ट नहीं करता। ये बताइए, क्या कंपनी ने कोई कैश का टी अकाउंट बनाया होगा, कोई लेजर बनाया होगा? कोई लेजर बना होगा कैश का? कैश का एक लेजर बना होगा ना, या एक टी अकाउंट बना होगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। इस क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ेंगे और इस क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ने के बाद काउंट करके देखेंगे कि जो मुझे फिजिकल कैश दिया गया है क्या वो उतना ही है या उससे कम ज्यादा है। तो मैं इसको रिकंसाइल कर सकता हूं, मैं उसको रिकंसाइल कर सकता हूं। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, क्या कैश का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है? क्या कैश का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? तो अगर मेरे ड्रॉ में 100 रुपए का एक नोट पड़ा है तो क्या इस 100 रुपए के नोट की वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी या मैं इस 100 रुपए को रीवैल्यू करवा सकता हूँ? क्या ये 100 रुपया मैं रीवैल्यू करवा सकता हूँ? 100 ही रहेगी। तो उसकी वैल्यूएशन, जब मैंने ये कैश काउंट यहाँ पे किया है ना, फिजिकल काउंटिंग, तो इस एक प्रोसीजर से मैंने एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई की है, कंप्लीटनेस भी वेरीफाई की है और इसकी वैल्यूएशन, एलोकेशन भी वेरीफाई की है। ये कैश मेरा ही है, मेरा ही कैश है, मेरा इस पे राइट है। ये कैसे वेरीफाई करूंगा? हम लोग कैश काउंट करने जाते हैं, कंपनी वाले ने वो कैश एक अलमारी में रखा है, एक स्टोर में रखा है, ड्रॉ में रखा हुआ कैश, मगर देयर आर पॉसिबिलिटीज के वो कैश उनका ना हो, उन्होंने अपने किसी रिलेटेड पार्टी से कैश मंगवा के अपने पास स्टोर किया हो और बाद में जब हम लोग कैश काउंट करने आए तो उन्होंने हमें जाली कैश दे दिया काउंट करने के लिए। जाली इन अ सेंस कि वो हमारा नहीं है, किसी और का। तो मुझे उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी, उनसे लिखवाना पड़ेगा कि भाई जो कैश आप मुझे दे रहे हैं ये आपका ही कैश है। प्लस प्लस मैं उस कैश के ऊपर अपने हल्के से इनिशियल्स छोड़ के जाऊंगा, अपने इनिशियल्स छोड़ के जाऊंगा। ये मेक श्योर करूंगा कि कंपनी ने ये जो कैश है ये प्रॉपर सेफ में रखा हुआ है, तभी इनका कैश माना जाएगा। अगर तो कैश खुला पड़ा हुआ है, कोई सेफ नहीं है, इसका मतलब है कि कंपनी को परवाह ही नहीं है। और उस वक्त हमें परवाह नहीं होती जब वो एसेट हमारा ना हो। ठीक है, तो मेक श्योर कर दो कि ये प्रॉपर लॉक में है, कस्टडी में है, सेफ में है, तभी मैं कहूंगा कि भाई इस पे मेरा राइट एग्जिस्ट करता है। अच्छा चले, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ इसी पॉइंट को। जब मैं कैश काउंट करने जाऊंगा तो क्या मैं सिर्फ कंपनी के एक ऑफिस में जाऊंगा या साथ साथ इसके अगर कोई ब्रांचेस हैं तो वहां पे भी विजिट करूंगा? क्या सारा कैश हेड ऑफिस में होता है या बाकी ऑफिसेस, ब्रांचेस में भी होता है? जी, बाकी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर भी कैश पड़ा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं सबसे पहले हेड ऑफिस में आता हूँ और आके इनका कैश टैली करता हूँ। फिर मैं मैनेजमेंट से कहता हूँ कि चलाओ आपकी गुलबर्ग वाली ब्रांच में चलते हैं
यहाँ गुलबर्ग वाले ऑफिस में जाके कैश काउंट करके आते हैं। उन्होंने कहा सर चले बस चाय पी लें और फिर निकलते हैं। उस चाय पीने के दौरान कंपनी का एक बंदा हेड ऑफिस का कैश उठा के जेब में डाल के ब्रांच में जाके ब्रांच की सेफ में रखा है, क्या उसको कोई पकड़ सकता है? क्या एक दफा जब मैंने कैश काउंट कर लिया और जब मैं दूसरी दफा कैश काउंट करूंगा तो क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि ये तो वही नोट है जो कि मैं लास्ट टाइम वेरीफाई करके आया था? तो देयर आर चांसेस के कैश एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है जिसकी वजह से कैश की डबल काउंटिंग हो जाएगी। यानी कि अगर कैश एग्जिस्ट नहीं भी करता स्टिल उन्होंने धोखे से कैश वहां पे पहुंचा दिया और आपको लग रहा है कि ये उस ब्रांच का या उस ऑफिस का कैश है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस रिस्क को खत्म करने के लिए जरा सोच के बताइए मुझे क्या प्रोसीजर लगाना चाहिए जिससे मेरा ये रिस्क खत्म हो जाए। मैंने इनिशियल्स लगाए थे शुरू में, आपको याद होगा, मगर हर नोट के ऊपर इनिशियल्स नहीं लगाए जा सकते। हर नोट के ऊपर इनिशियल्स नहीं लगाए जा सकते। तो इसमें ऑडिटर ये करता है कि वो जो सेफ होती है ना जहां पे पैसे पड़े होते हैं, वो क्या करता है उस सेफ के ऊपर अपना ताला लगा के आ जाता है कुछ टाइम के लिए, अपना लॉक वहां पे लगा देता है कि जब तक मैं बाकी ब्रांचेस का कैश काउंट ना कर लूं ये ताला खुलेगा नहीं। और एक और ऑप्शन उसके पास होती है कि एट सेम टाइम वो तमाम ऑफिस के अंदर कैश काउंट करवा ले, यानी कि बंदे टीम में एक्स्ट्रा भर ले, जो जो ट्रेनिंग फर्म में फारिग बैठा है फजूल बैठा है उसको बुलाए और बोले चलो कैश काउंट करके आओ इस वाली ब्रांच का। उससे होगा ये कि इनके पास बहुत कम टाइम होगा कैश ट्रांसफर करने के लिए। एक ही टाइम के ऊपर मैं हेड ऑफिस में हूँ, सीनियर एक ब्रांच में है, जूनियर दूसरी ब्रांच में, और तीनों कैश काउंट कर रहे हैं। ये बात समझ आई? तो जो मेन वर्क है वो फिजिकल काउंट है, और एक फिजिकल काउंट से हम लोग बहुत सारे प्रोसीजर्स वेरीफाई कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली हमें तमाम लोकेशंस पे जाकर कैश अगर काउंट कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। और जब कैश काउंट हो जाए तो मैं उनसे लिखवा लूं, उनसे रसीद ले लूं, उनसे साइन ले लूं कि भाई आपके पास इतना कैश पड़ा हुआ है सेफ में और ये हमने वेरीफाई कर लिया, ये आपका साइन और ये मेरे साइन। मुझे आपने कहा था कि सर 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही रहेगा, ये रीवैल्यू नहीं होता। जरा सोच के बताइए क्या किसी केस में ये रीवैल्यू हो सकता है? सोच के जवाब देना है। क्या किसी केस में मैं इसको रीवैल्यू कर सकता हूं? सही जवाब वाले को मेरी तरफ से एक टॉफी। और टॉफी भाई साहब को मिल गई। जब मैंने आपसे कहा था कैश तो आपके जहन में पाकिस्तानी कैश आया, यानी कि वो कैश आया जिसके ऊपर कायदे आजम की तस्वीर बनी होती, यानी कि रुपीस आपके जहन में आए। भाई अगर कंपनी ने कैश रखा हुआ है डॉलर्स में, किसी और करेंसी में, पाउंड में, युआन में, येन में, दिनार में, अगर फॉरेन करेंसी में कैश मेंटेन हो रहा है तो मुझे बताइए IAS 21 आता है? IAS 21 आता है? तो IAS 21 वैल्यूएशन के बारे में कोई बातें करता है? IAS 21 वैल्यूएशन के बारे में कोई बात शेयर करता है? स्पॉट ट्रेड वाली बात, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, ये बातें आती हैं? फिर जो वर्किंग उन्होंने की होगी मैं उसको रिकैलकुलेट करके देख सकता हूँ। जो रेट चूज किया है वो क्यों चूज किया है उसके ऊपर इंक्वायरियां कर सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ अखबार में क्या वाकई में रेट यही था। तो दिस वाज ऑल अबाउट
कैश. This was all about cash. वक्त कम है, अदरवाइज मैंने आपको बैंक भी करवा देना था, बट चले कोई नहीं, बैंक और जो बाकी के एरियाज है वो लोग हम कल कर लेंगे. तो आज हम लोगों ने इंटेंजिबल्स देखा और उसके साथ देखा हम लोगों ने कैश. क्या दोनों एरियाज क्लियर है? क्या दोनों एरियाज क्लियर है? क्या मैं श्योरिटी ले लूं इस चीज की कि आपको दोनों बातें आती हैं? आज के लेक्चर को आपने रिवाइज करना है और आज के लेक्चर के साथ एक एडिशनल लेक्चर भी अपलोड होगा जिसके अंदर सब्सटेंटिव डिस्कस हो रहे हैं इन्वेंट्री के. इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आपको पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगे इस लेक्चर के साथ, एडिशन टू दैट. तो कल की क्लास से पहले वो इन्वेंट्री वाले सब्सटेंटिव एक दफा देख कर आइएगा, समझ के आइएगा, और जो मसले मसाइल होंगे वो हम पहले हाफ में डिस्कस कर लेंगे और फिर अगले हाफ में मजीद एरियाज को डिस्कस कर रहे होंगे. डन जी? बात समझ आ गई? चले जी, रब रखा. अल्लाह हाफिज.